फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम जनवरी 2012 का पेपर 2 यानी कि 2012 का पेपर 2 देखेंगे सीटेट का। और इसमें हम हिंदी का सेक्शन देखेंगे। तो हिंदी का सेक्शन देखेंगे तो इसमें आपको इससे पहले यानी कि पेपर 1 के 2013 तक के पेपर आपको मिल गए हैं, ठीक है बच्चों। और पेपर 2 में 2011 का आपको पेपर मिल गया है, ठीक है। तो ये पेपर आपको मिलते हैं जा रहे हैं। और एक चीज़ और, ओल्ड पेपर का महत्व मैं फिर कह रहा हूँ, ओल्ड पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है तो वहाँ से बुक ले सकते हैं। और उसकी कीमत कितनी है? 118 रुपये। 118 रुपये में इतनी सस्ती बुक आपको ओल्ड पेपरों की कहीं नहीं मिलेगी। ओल्ड पेपर का महत्व इतना है कि आप अगर ओल्ड पेपर पढ़ें तो 80 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 80 से 90 नंबर, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं। ये पोएम दी गई है, पोएम के मतलब पद्यांश दिया गया तो इसके ऊपर एक फिर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? 91 से 96 तक क्वेश्चन क्या है? इस कविता में कौन किससे संबोधित कर रहा है, यानी कौन किससे संबोधित कर रहा है? तो वो है लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को, यानी कि लेखक के रूप में लेखक कौन है? बच्चा है और उसकी माँ अपनी माँ को संबोधित कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है? 4। कल भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पोएम वाले में देखिए, पैसेज वाले में अलग बात होती है, ठीक है। पैसेज वाले में अलग बात है और पोएम वाले में यानी कविता में ये होता है कि आपके 2 क्वेश्चन मिलेंगे कविता से रिलेटेड और उपसर्ग प्रत्यय इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे होते हैं कि इस चीज़ के लिए ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? तो लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? वह नदी पार करके सौंदर्य यानी का आनंद उठाना चाहता है। भाई ये जो क्वेश्चन यानी कि ये जो पोएम है, आपने अपनी क्लास यानी कि CBSE जो बच्चे पढ़े होंगे तो उसमें एक कविता थी, तो उससे रिलेटेड ही कविता है। कौन सी कविता थी? जब नायक अपने नदी से एक पार से दूसरे पार उतरना चाहता है और वो किस लिए उतरना चाहता है? जिससे जीवन के सभी आनंद को उठा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। नावों में बांसों की खड़ियों क्वेश्चन नंबर 93 का क्या है? नाव को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया है? तो वो है कहीं कोरे नाव को बह के ना ले जाए, यानी कि कोरा नाव को बहकर ना ले जाए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। माँ तुम बुरा ना मानो तो पंक्ति में कौन सा संकेतक नहीं है? तो वो संकेतक किसकी बात कर रहा है? माँ के बारे में बात कर रहा है। और क्या कह रहा है? लेखक माँ के संवेगों को ध्यान रखता है, यानी कि ऑप्शन किसका है? और क्वेश्चन क्या था? नेगेटिव क्वेश्चन था तो इसलिए इसकी चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 95 है। कविता ने पुनरुक्ति शब्द युक्त हुआ यानी युक्त आया है तो वो है दूर दूर ऊंची ऊंची, ठीक है। दूर दूर ऊंची ऊंची, अगर ये दूर दूर ऊंची ऊंची अलग है तो जैसे आपको ऑप्शन में मिल जाता है 1 और 2, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? 96 तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है, क्यों? क्यों? लेखक तुक मिलाना यानी तुक मिला रहा है इसके लिए। भाई एक तरह से आपने देखा हो कविता में लयबद्ध तरीके से पढ़ाया जाता है तो लयबद्ध तरीके से ही सब चीज़ चलती है, तो इसलिए उसने इसका नाम इस तरह का रखा है। अब आता है 97 से 105 तक गद्यांश, यानी कि पूरा का पूरा ये पैराग्राफ है, आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। पर मैं आपको आज एक ट्रिक बता दूं, कभी भी हिंदी हो इंग्लिश हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, कभी भी पैराग्राफ पहले मत पढ़ना, पहले पढ़ना अपने क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन जो पैराग्राफ आता है वो जनरल पैराग्राफ आता है और जनरल पैराग्राफ में आप बिना पैराग्राफ पढ़े ही बहुत सारे क्वेश्चन को कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। गलत जवाब को रोचक क्यों कहा जाता है? क्यों कहा गया है? तो वो है गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर
2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थी के गलत जवाब से क्या सीखा। भाई आपको पता है भाषा में गलत जवाब का क्या महत्व होता है, तो वहीं यहाँ पर लेखक भी क्या, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, लेखक के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, यानी कि सभी व्यक्ति लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो लेखक ने क्या सीखा, विद्यार्थियों के गलत जवाब से लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, कला संकाय के छात्रों की, यानी देखिए अब आप संकाय का मीनिंग ढूंढ रहे होंगे। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी के वर्ड्स को भी आपको, संकाय का मतलब होता है डिपार्टमेंट। जैसे आपने यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ा होगा, या जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में, कैंपस जिसे कहते हैं, कैंपस में वहाँ पे आर्ट्स कला संकाय, शिक्षा संकाय, इस तरह संकाय लिखे मिलेंगे, यानी कि डिपार्टमेंट या फैकल्टी कह लीजिए, एजुकेशन फैकल्टी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से अच्छा फैकल्टी के तौर पर कहा जाता है, एजुकेशन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जिसे कहा जाता है। जैसे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन देखेंगे तो वो शिक्षा संकाय होगा। फैकल्टी ऑफ साइंस का मतलब होगा, साइंस को हिंदी में है विज्ञान संकाय, तो इसलिए संकाय का मतलब होता है फैकल्टी। ठीक है, इसलिए कैंपस में फैकल्टी होती है और कॉलेज में डिपार्टमेंट होते हैं। जब आपने देखा होगा, आप कॉलेज से पढ़े होंगे तो वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा। इस तरह का संकाय और डिपार्टमेंट में अंतर रखना, और आपको पता भी होना चाहिए आप एजुकेशन लेवल में घुस गए। तो चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षा उतनी रोमांचक नहीं लगती, यानी उतनी रोमांचक नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है। भाई कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत उत्तर से दिमाग में कसम कस होने लगती है, यानी कसम कस होने लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। गलत जवाब का क्या कारण नहीं होगा, हो सकता, तो वो है नियम, यानी नियमों में कमियां। भाई आपको पता ही है कि नियमों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, नियम के बिना कोई भी आप चीज़ नहीं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 क्या कह रहा है, गद्यांश के मुख्य रूप से यह कहा गया है, क्या कहा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या रहा है, क्या चल रहा है या क्या रह गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से तो क्या होगा, वैज्ञानिक, सीधी सीधी ऑप्शन वैज्ञानिक। एक प्रत्यय लगाने का मतलब ये प्रत्यय, और आपको उपसर्ग को पता ही हुआ भाई, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। परीक्षा प्रश्न गलती शब्द में बहुवचन रूप है, तो परीक्षा क्या होगा, परीक्षाएं प्रश्नों गलतियां, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम क्या है, तो वो है, तो इसका आंसर होगा निजवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 106 से 120 तक। तो ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ से पैडागोजी शुरू होती है, यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। भाई लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट जो 15 कॉन्सेप्ट मिलते हैं, 15 इंग्लिश में, 15 हिंदी में, यानी कि जिस जिस आपने लैंग्वेज लिया तो वो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। यही कॉन्सेप्ट आपको आगे पास करने में मदद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 क्या है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों को पुनरुक्ति करने लगती है, यानी कि रिपीट करने लगती है। इसका ये भाषा व्यवहार दर्शाता है, तो वह समझने के साथ साथ पढ़ने की कोशिश करिए। यानी कि अब आप ये कहेंगे, बहुत से टीचर या फिर कोई भी रिपीट करने लगता है चीज़ों को, तो वो रिपीट क्यों करता है, उस चीज़ों को समझने के साथ साथ पढ़ा रहा है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो आपको पढ़ाते हैं, यानी आप बच्चों को कहते हैं कि आप पढ़ाइए उन्हें, यानी कि
ये चैप्टर पढ़िए यहाँ से यहाँ तक रीडिंग कराते हैं हिंदी में, तो वो समझ के साथ साथ पढ़ते हैं, तो इसका यही महत्व होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 क्या कह रहा, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा, भाषा प्रयोग की दृष्टि से क्या है ये, तो नियम का अंत्य सामान्यकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए एक चीज़ आप याद रखना, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, किसी भी चीज़ के लिए मैं भाषा के बारे में बता रहा हूँ, तो भाषा में ये ध्यान रखना, पहला तो नियम से चलेगी, ठीक है, और चीज़ें नियम से नहीं चल सकती, यानी कि और चीज़ों में अगर आप नियम को नहीं मानेंगे तब भी चीज़ें चल जाएंगी, पर भाषा का मतलब ये है नियम से चलना, व्याकरणों का नियम याद रखना, भाषा का नियम याद रखना, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, व्याकरणिक शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो वो आपको पता है कि बच्चे के परिवेश में उपलब्ध भाषीय प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखता है। तो क्या कह रहा है, देखिए मैं आपको फिर कह रहा था, इसलिए मैं आपके लिए बड़े पैराग्राफ में थोड़ा सा बीच में इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि ट्रिक कहीं कहीं काम नहीं करती, यानी कि जो ट्रिक होती है हमारी वो कहीं कहीं काम नहीं करती। जैसे अब ये बड़ा आंसर है, तो ये काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, इसका आंसर है भाषा प्रयोग की उपेक्षा भाषा नियमों का महत्व देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आपको ट्रिक का भी तभी आप कर सकते हैं, खासकर ट्रिक लंबे वाली, जो आपको फिर मैं कह रहा हूँ लंबे क्वेश्चनों की जो ट्रिक है वो पेपर 1 में चलेगी, इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाते हैं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, यानी कि आपने देखा होगा बड़ी बच्चों के परिवेश से, हिंदी की किताब देखिए, हिंदी की किताब में मेरी माँ इस तरह के टॉपिक आते हैं, तो मेरा परिवार, मेरा सहपाठी, मेरा भारत देश, इस तरह के टॉपिक क्यों आते हैं, जिससे वो परिवेश से जुड़े रहें, जो उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, कक्षा में मौजूद बहुभाषिक क्या होता है, बहुभाषिक को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। आपको कितनी बार बताया कि जो बहुभाषा होती है उनको संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 111, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भाई सीधे सीधे दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। द्वितीय भाषा में कोई भी हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे कुछ भी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई भी लैंग्वेज हो द्वितीय भाषा में, तो उसका आंसर यही होगा। और ये क्वेश्चन आपको जितनी लैंग्वेज है उनमें क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा 101%। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 क्या है, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो भाषा शिक्षण और किसकी बात कर रहा हूँ, उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर क्या होता है 6 से 8, ये भी ध्यान रखना। तो व्याकरणों के नियम को रटना, रटने वाली बात जहाँ आ जाएगी वहाँ पर गलत हो जाएगा। व्याकरणों के नियम को रटना नहीं है, याद भी नहीं करना, उनको समझना है, क्रमबद्धता से जो चीज़ें हैं उनको समझना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है, सपना अपनी कक्षा में बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप कराती है, आप निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं, तो भाई हम विभिन्न परिस्थितियों में संवाद को अदायगी करना, यानी कि उसने जो संवाद है वो करने वाली बात जब आएगी तो इम्पोर्टेंट हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया, हिंदी भाषा का प्रयोग करता है, समय त्रुटि करता है, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे उसे, भाई उसे कहेंगे कि आप अपनी भाषा के, यानी कि सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकारिता, अवसर व प्रेरणा
बता देंगे। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, सीधे आपको क्या करना है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई बच्चा उत्तर प्रदेश का असम में मतलब इस तरफ चले जाए, नॉर्थ ईस्ट में चला जाए, ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। और बिल्कुल ठेठ लैंग्वेज है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इस तरह। और देसी बोले चल मतलब क्या बोलते हैं उसे, देशज भाषा, जिसे देशज भाषा में कहते हैं, क्या कर रहा है, इस तरह से जब बातें आती हैं तो वहाँ पर जब ट्रांसफ़र मतलब बच्चा होगा तो वहाँ पर भी उस टीचर को ये करना चाहिए कि क्या कर रहा है के साथ साथ उसको मतलब सह संबंध करके उस बच्चे को सिखाए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों को संवादित करने का पहचान, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116 क्या है? भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? वही बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उनको उपयुक्त शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अपनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता का मुख्य निर्भर होता है समस्याओं के कारणों का सही पहचान। भाई समस्या आपको पता नहीं होगी तो आप किसी भी चीज़ों को उपचार में नहीं ला सकते। पहले जब उपचारात्मक शिक्षा पढ़ते हैं, उपचारात्मक शिक्षा का आपको पता होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षा में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है समस्या का ज्ञान, यानी कि समस्याओं को जानना। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। उच्च कक्षाओं में क्या है? उच्च कक्षाओं में क्या होता है? देखिए उच्च कक्षा में आपको आज मैं एक चीज़ बताता हूँ, काटना कैसे। केवल वाला कट गया, ठीक है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में अंतः महत्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तक में भाषा की पुस्तक महत्वपूर्ण होती है। भाषा कौशल के साध्य और साधन साहित्य है, ठीक है। साहित्य और साधन के कौशल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। देखिए इसका 3 ही होगा आंसर। हाँ 3 ही है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। भाषा अर्जन क्या है? सहज स्वाभाविक होती है, तो ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाषा जो होती है सहज और स्वाभाविक होती है, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, तो इसका आंसर यही मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो वो क्या है? पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, यानी कि ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर आपके बड़े क्वेश्चन वाली जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो जाएगी, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ एक चीज़ और, आपको अभी भी आपके पास टाइम है, यानी कि कितने दिन का टाइम है? कुछ दिन का जो टाइम है, 29 तारीख से पहले पेपर है, यानी कि 29 दिसंबर को पहले पेपर शुरू हो जाएगा। भाई ऑफिशियल साइट पे अभी कोई नोटिस नहीं था जब मैंने देखा था, पर एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी भी चलते हैं, चलिए एक बार मैं साइट पर आपको लेके ही चलता। देखिए ये है सी टेट की साइट। भाई सी टेट की साइट का आपको पता ही है, CTET.nic.in। यहाँ पर पब्लिक नोटिस में, यानी कि पब्लिक नोटिफिकेशन में 25/11/2022 के बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जो नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है उसका अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको गुमराह करने वाली बात हो जाएगी। पर वो नोटिस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर आपको समझाने के लिए। और देखिए नोटिफिकेशन इवेंट में ये सब चीज़ें हैं, पर इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं है। तो चलिए हम अपने इस पर चलते हैं, किताब पर चलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, और एक चीज़ और, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है बुक का। इस बुक को आप ले लीजिए, ओल्ड पेपर की तैयारी करिए। ओल्ड पेपर की तैयारी के बिना CTET का पेपर अधूरा है। CTET के पेपर के बिना आप आगे भी तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए 118 रुपये में आपको बुक मिल रही है, यानी कि सबसे सस्ती 118 रुपये में पेपर 1 की बुक भी मिल रही है, जिसमें
2011 से लेकर 2022 तक के CBT एग्ज़ाम है, और ऐसे ही पेपर 2 की बुक में 2011 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है आपको पे करनी, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।